CAPF 2021 का पेपर करते हैं। 2014 से 2020 तक के पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये वाला जो पेपर है ASAT है, नॉर्मल जो PDF मिल जाता है वही उठा लेती हूँ। अब उसके बाद देखो ये वाले जो है क्वेश्चन है हिंदी के अंदर, सिंपल ये वाले क्वेश्चन हिंदी के अंदर है और इंग्लिश के अंदर है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि पेपर के अंदर, क्योंकि मैंने ओरिजिनल PDF उठाया तो वहाँ पे क्या दिक्कत होती है कि मैं एक साथ आपको हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं दिखा सकती। तो ऐसा कोई भी पर्सन है, सपोज मैं इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन मैंने दिखाया, तो ऐसा कोई भी पर्सन है जो हिंदी के अंदर सॉल्व करता है क्वेश्चन को, तो आप सिंपल एक काम करना, आप है ना डाउनलोड कर लेना उस पेपर को, गूगल करना, गूगल करके डाउनलोड कर लेना, और जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ पहले आप खुद सॉल्व करके देखना, फिर जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं वो देख लेना, या फिर आपने डाउनलोड कर लिया है तो उस क्वेश्चंस को देखते जाना इंग्लिश के साथ साथ में, और फिर वहाँ पे सॉल्व करते जाना। ठीक है। अब देखो सबसे पहले पूछा गया है हमसे क्वेश्चन है यहाँ पर कि द टाइम elapsed between viewing a lightning flash and hearing the thunder of a cloud is 10 सेकेंड। यानी कि हमें बोला गया है कि जो थंडर का साउंड है यानी बिजली के कड़कने का जो साउंड है और जो लाइटनिंग के दिखने का टाइम है, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 सेकेंड्स का डिफरेंस है। अब हमसे ये चीज़ पूछी गई, हमसे ये बोला गया है देन कि स्पीड जो है साउंड की और लाइट की, स्पीड है ये चीज़ और ये चीज़ हमें पता है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, साउंड की दे दी इन्होंने 300 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे पूछा गया है कि हाउ फार अवे द स्ट्रोम, स्ट्रोम कितनी दूर है। तो देखो टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 सेकेंड्स का। अब हमें ये चीज़ पता है कि जो हमारे पास स्पीड होती है ना, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड होती है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमारे पास टाइम ऑलरेडी है, स्पीड हमें स्पीड भी दे रखी है इन्होंने, और हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालोगे तो किससे निकालोगे, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है यहाँ पे 330, क्योंकि साउंड सुनाई दे रहा है ना पहले, तो साउंड की स्पीड इनटू टाइम कितने लाख के बाद आ रही है, वो 10 के बाद, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, अबाउट 3300 मीटर्स अवे। अब देखो व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट वेवलेंथ ऑफ द वॉयलेट लाइट इन द एयर, इसका जो होता है वो होता है 400 मीटर होती है वेवलेंथ जो होती है वॉयलेट की, और नैनोमीटर के अंदर उसको कर देंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 0.4 नैनो माइक्रोमीटर। अब देखो यहाँ पे जो रेड कलर की होती है ना, रेड की कितनी होती है, रेड की होती है 700। तो ये दोनों विबग्योर के अंदर, क्योंकि ये रेनबो के कलर्स होते हैं, तो एक रेड की याद कर लेना और वायलेट की याद कर लेना। तो वॉयलेट की तो हो गई हमारे पास 400 नैनोमीटर, और यहाँ पर हमारे पास रेड की हो जाती है 700 नैनोमीटर। अब उसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज आर यूज टू कुक फूड, कुक फूड खाने को पकाने के लिए कौन सी रेडिएशन का यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर है इंफ्रारेड रेडिएशन और माइक्रोवेव। देखो अगर आप लोगों को ये चीज़ सोलर कुकर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो सोलर कुकर के अंदर जो सन से रेज आ रही होती है वो कौन सी होती है, इंफ्रारेड होती है। और जो माइक्रोवेव हम यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव में भी हम खाना पकाते हैं, तो उसमें हम कौन सी यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव रेडिएशन यूज़ करते हैं। तो खाने पकाने को दोनों ही चीज़ें यूज़ करी जाती है, एक तो इंफ्रारेड भी और माइक्रोवेव रेडिएशंस भी। अब यहाँ पे आते हैं हम, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, ये चीज़ हो गई ऐसा, यहाँ पे रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर दूर, यहाँ पे F1, ये F2 है, ये F1 है, और यहाँ पे ये इसकी इमेज बनेगी। तो ये कैसे बनेगी, ये यहाँ से ऐसे सर्कल से आएगी और ये यहाँ पे बन जाएगी, मतलब इसको ऐसे ले लेना और एक यूं करके और यूं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी। द इमेज जो फॉर्म हो रही है वो रियल हो रही है, इन्वर्टेड हो रही है, रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज़ के ऑब्जेक्ट की है। तो फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ को क्या करेंगे, ये 10 है, ये हाफ हो जाएगा इसका, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पे होती है यहाँ पे ये और ये, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10/5 कर दो, तो 10/5 करोगे तो कितना हो जाएगा 2, सॉरी 10/5 नहीं, डबल है ना, मतलब 10 तो सेंटीमीटर दे रखी है और हमें क्या चीज़ है, ये डबल 2 करेंगे, क्योंकि F2 ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल होता है। तो फोकल लेंथ की लेंथ पूछिए, और फोकल लेंथ क्या है हमारा F1, ये चीज़, ये F1 रुको, ये वाला F1 है, तो हमें क्या हो जाएगा 10/2, तो 10/2 करोगे तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब देखो रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो वो कहाँ पर बनती है, कन्वर्जिंग लेंस में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर कन्वर्जिंग। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू द शॉर्ट साइटेड पर्सन इज करेक्ट, शॉर्ट साइटेड पर्सन के हिसाब से कौन सा करेक्ट है। शॉर्ट साइट पर्सन क्या होता है, शॉर्ट साइट पर्सन यानी छोटी अगर पर्सन यहाँ खड़ा है तो उसको 25 सेंटीमीटर यहाँ तक दिख रहा है, लेकिन उसको फॉर डिस्टेंस जो है वो नहीं दिख रहा, डिस्टेंस मतलब दूर की चीज़ जो है वो ब्लर हो रही है, ठीक है, वो क्लियरली दिखाई नहीं देती। तो जो शॉर्ट साइटेड पर्सन होता है उसकी आइज़ को करेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस का, टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, 5 का आंसर इज बी। नेक्स्ट वाला देखो, ये वाला चीज़ हो गई। अब आते हैं उसके बाद, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज नॉट फाउंड इन द एनिमल सेल, इनमें से एनिमल सेल में से कौन सा चीज़ नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ मैंने लगा रखी है, एनिमल सेल में सबसे पहली बात तो क्या नहीं पाया जाता, सेल वॉल नहीं पाई जाती। सेल वॉल किसके अंदर होती है, प्रेजेंट होती है प्लांट सेल के अंदर। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, ये वाला इसका डायग्राम भी लगा रखा है, तो
जो भी चीज़ होगी ये अपन ने पढ़ रखा है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, और ये डायग्राम भी बना रखा है 5 या 10 मार्क्स 5 मार्क्स में आता था। ठीक है, तो ये देखो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल है, लेकिन एनिमल सेल में देखोगे तो कहीं पे भी सेल वॉल नहीं है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल होती है लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। थोड़ा सा डिफरेंस और देख लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा इससे। ये लार्जर साइज में होता है, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है, इसमें अब्सेंट होती है। इसमें प्लाज्मोडीज़मेटा प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट होता है। इसमें वॉक्यूल्स लार्ज और परमानेंट होते हैं, स्मॉल और टेम्परेरी होते हैं। इसमें टोनोप्लास्ट प्रेजेंट होता है अराउंड वैक्यूल्स, और इसमें एब्सेंट होता है। इसमें सेंट्री होल्स एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट मोटाइल सेल्स ऑफ लोअर प्लांट, और इसमें प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है अलॉन्ग द पेरिफेरी ऑफ द सेल। इसमें न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? सेंटर में होता है। यहाँ पे लाइसोसोम्स रेयर होते हैं, यहाँ पे लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मटेरियल स्टार्च ग्रेन, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्टोरेज मटेरियल, यहाँ पे स्टोरेज मटेरियल कौन सा होता है? स्टार्च ग्रीन। और यहाँ पे जो स्टोरेज मटेरियल होता है वो कौन होता है? ग्लाइकोजन ग्रैनुला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ध्यान रखना। और एक बार थोड़ा सा ये मैप भी देख लेना, मैप नहीं, थोड़ी इन दोनों की जो डायग्राम्स है वो चीज़ देख लेना। ठीक है, अब उसके बाद ये 6th क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम करते हैं 7th क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू हैज़ लार्ज एयर स्पेसेस। तो 7th क्वेश्चन भी है, चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं, टिश्यू के अंदर सबसे ज़्यादा लार्ज एयर स्पेसेस होते हैं तो वो तो एरेनकाइमा होता है। लेकिन अपन ये जो सारे बाकी हैं उन चीज़ों को भी एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है? एक प्लांट टिश्यू होता है जो कि मैकेनिकल स्टिफनेस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इतना याद रखना बस, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है? प्लांट टिश्यू होता है जो कि उसको मैकेनिकल स्टिफनेस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद आता है कॉलिनकाइमा। कॉलिनकाइमा क्या होता है? सपोर्टिंग टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोइंग ऑर्गन ऑफ मैनी हर्बिशियस एंड वुडी प्लांट्स। ये क्या करता है? ग्रो। ये कहाँ पे पाया जाता है? स्टेम्स और लीव्स के अंदर पाया जाता है, और ये उनके जो ऑर्गन्स हैं उनको ग्रो करने में मदद करता है। कौन? कॉलिनकाइमा। देन उसके बाद क्या होता है हमारे पास? मेरी स्टेम। मेरी स्टेम क्या होता है? एक टिश्यू होता है जो प्लांट्स में पाया जाता है, और ये क्या करता है? ये सेल डिवीजन में मदद करता है। कंटिन्यू टू डिवाइड अंटिल अ टाइम व्हेन दे डिफरेंशिएट एंड गेट लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड। तो मेरिस्टेम वो चीज़ होती है, वो टिश्यू होता है जो जब तक सेल को डिवाइड करता रहता है, जब तक वो उसमें एबिलिटी नहीं खो देता डिवाइड होने की। और जब सेल डिवाइड होंगे तो उसकी नई नई ब्रांचेस, नई नई लीव्स और वो डेवलप होते जाएंगे। और एरेनकाइमा जो होता है, एरेनकाइमा क्या होता है? ये मॉडिफिकेशन है किसका? पैरेनकाइमा का। ये एक स्पंजी टिश्यू होता है जो कि क्रिएट करता है स्पेसिस ऑफ एयर or channels, spaces or air channels in leaves, stems and roots of some plant which allow exchange of gases between shoots and roots। तो एरेनकाइमा क्या करता है? एरेनकाइमा स्पेसेस प्रोवाइड करता है ताकि उसके अंदर एयर और स्पेस, एयर के लिए और स्पेस के लिए, ताकि वहाँ पे क्या हो कि ऑक्सीजन या फिर गैसेस का एक्सचेंज हो सके। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। एक बार वापस से कर लेते हैं। स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है? उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मेरिस्टेम क्या करता है? मेरिस्टेम जब तक उसको डिवाइड करता रहता है सेल को, जब तक उसमें सेल की डिवीजन की जो कैपेबिलिटी है वो खत्म ना हो जाए। कॉलिनकाइमा क्या करता है? उनको ग्रो करने में हेल्प करता है। ये लीव्स में और कहाँ पे होता है? ब्रांचेस वगैरह में होता है, स्टेम के अंदर होता है। और एरेनकाइमा क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए यूज़ करा जाता है, और ये क्या करता है? एयर के लिए और स्पेस के लिए कैविटी बनाता है, स्पेस बनाता है। ठीक है, जगह बनाता है, एक तरह से ऐसे कह सकते हो। ठीक है, तो ये 7th हो गया हमारा। अब होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। तो ये भी हम देख लेते हैं। चलो पहले 10th देख लेते हैं, फिर बार बार यहाँ पे आना पड़ता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज डज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू फाइन ड्रॉपलेट्स। कौन से ट्रांसमिट नहीं होती ड्रॉपलेट से कमिंग आउट फ्रॉम द माउथ और नोज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। कौन सी कनेक्ट नहीं होती? ये है HIV एड्स। HIV एड्स ड्रॉपलेट्स जो मुंह से निकल के आ जाती हैं उनसे जो आपका सलाइवा है उससे किसी भी पर्सन को इम्पैक्ट नहीं करता। निमोनिया हो सकता है, कोविड-19 तो सबको पता है हो सकता है, और ट्यूबरक्लोसिस भी, TB भी हो सकता है। नॉट पूछा तो नॉट में आंसर क्या आएगा? HIV एड्स। अब हम कौन सा क्वेश्चन देखते हैं? हमें 8th देखना है, हमें 9th देखना है, और हमें 11th देखना है। ठीक है, 8th पे आ जाओ। 8th वाला क्वेश्चन कहाँ पर है? या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? हमसे ये पूछा गया, तो इसका आंसर है स्मूथ मसल। मसल्स जो होती हैं वो कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। ठीक है, जैसे अब देखो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? दो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जोड़ने का काम करता है, एक ऑर्गन से दूसरे जो ऑर्गन को जोड़ने का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू होते हैं एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज, बोन, ब्लड, लिगामेंट्स, टेंडन और लिम्स। ये मस्कुलर टिश्यू होते हैं जो कि
किसके लिए? इलास्टिक टिश्यू होते हैं जो कि रिलेटेड टू मूवमेंट, यानी स्मूथ मसल का क्या काम होता है? मूवमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब कार्टिलेज क्या होता है? फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है। और ये किससे होता है? ये सब छोड़ो। बोन्स हार्ड पार्ट होती हैं, कनेक्टेड बोन्स हमको पता है, आपकी हड्डियाँ। लिगामेंट्स क्या होते हैं? शॉर्ट फाइब्रस इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होता है और ये अटैच करता है बोन टू बोन को और जॉइंट्स को सपोर्ट करता है। और कार्टिलेज तो अभी हमने देख लिया, कनेक्टिव टिश्यू है, स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल होते हैं। और ये कार्टिलेज प्रेजेंट इन आवर ईयर्स कैन बी फोल्डेड। अपने कान को आप फोल्ड कर सकते हो क्योंकि उसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। टेंडेंस, ये भी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि मसल को किससे कनेक्ट करता है? बोन से। तो लिगामेंट, कार्टिलेज कान के अंदर प्रेजेंट होता है, आप उसे फोल्ड कर सकते हो। ये मूवमेंट के काम आता है, स्मूथ मसल। टेंडेंस जो होते हैं वो मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं और लिगामेंट किसको? बोन से बोन को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हम बाकी का क्वेश्चन करते हैं, 9th वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा? मोनेरा किंगडम को कौन बिलोंग करता है, इसके बारे में हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो, इसका जो आंसर है वो है हमारे पास एनाबीना, ये एनाबीना, ठीक है। डायटम, यूग्लिना और ऑल्थ्रिक्स ये बिलोंग्स नहीं करते। अब मोनेरा क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? ये तो देखो इसका डायग्राम होता है। ये क्या होता है? एक तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसके इतने राइबोसोम्स होते हैं, इनका डीएनए नेकेड होता है और नॉट बाउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उससे कवर नहीं होता, नेकेड डीएनए होता है। ये ऑर्गेनल्स इसमें नहीं होते, जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया, लाइबोसोम्स, प्लास्टिसाइड्स, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम और सेंट्रोसोम इसमें नहीं होते। दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय बाइनरी फ्यूजन और बडिंग, और द सेल वॉल इज रिजिड और मेड अप ऑफ द पेप्टिडोग्लिकन, आई डोंट नो, ठीक है। लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं इनके फेल्जियम सर्व एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन, और दीज आर द इन्वायरमेंटल डिकम्पोजर्स। इन्वायरमेंटल डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनके, ऑटोट्रॉप होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं और सेप्रोफाइट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें दे रखी है, हमें इतना काम की नहीं है, बस इतना ध्यान रख लो इनमें से कौन सा जो है उसका एग्जाम्पल है, दैट इज एनाबीना। और ये जो है ना, ये कौन से किंगडम को बिलोंग करता है? 2020 के अंदर भी इससे क्वेश्चन आया था, तो इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट टाइम जब भी पेपर देने जाओ तो पढ़ के जाना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये वाला क्वेश्चन अपन ने करा था, बस उसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंट पूछा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, विच वन ऑफ द आंसर उसमें का इसी टेबल से आ रहा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ द ग्लूकोज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? कौन सा प्रोडक्ट जो है वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन नहीं होता? अब देख लो, ये चीज़ बता रखी है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ईस्ट की प्रेजेंट में क्या होता है? इथनॉल, CO2 और एनर्जी। ऑक्सीजन के कमी की में ह्यूमन मसल सेल में लैक्टिक एसिड और एनर्जी, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रियल में CO2, वाटर और एनर्जी। अब कौन सा बोला? नॉट में आंसर क्या हो जाएगा? मिथनॉल। मिथनॉल यहाँ पे कहीं पे भी दिख रहा है क्या? वाटर ये रहा, लैक्टिक एसिड ये रहा और इथनॉल ये रहा। वाटर, मिथनॉल है कहीं पे भी नहीं, तो नॉट पूछा है, तो नॉट का आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? और 1 मिनट, अपने ही सारे कर लिए हैं क्या? मेरे को लगता है कोई पीछे नहीं छूट जाए, इसलिए मेरे को चेक करना पड़ता है। 9th हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया, ओके। चलो 12th। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडोथर्मिक रिएक्शन? इसको देखते हैं सबसे पहले। ये दिखाऊंगी, ये बताऊंगी। देखो, इंडोथर्मिक रिएक्शन जो है ना, इसका जो आंसर है वो है बी, क्योंकि इंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि हीट कंज्यूम होती है। और यहाँ पे देखो, ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है लाइमस्टोन का, कैल्शियम ऑक्साइड है ना, ये इसको आपने किस में तोड़ा? कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2। तो अगर आप इसको ब्रेक डाउन कर रहे हो तो आप इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। और ये जो लाइमस्टोन है ना, CaCO3, इसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ी, इसलिए इंडोथर्मिक रिएक्शन है। जिसमें हीट रिलीज होती है उसको अपन एक्सोथर्मिक बोलते हैं, और जिसके अंदर हीट हमें देनी पड़ती है उसको हम इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12th का? बी। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन करते हैं 13, 14, 15, फिर वापस से वही। चलो चलें पीछे। पैकेट ऑफ द पोटैटो चिप्स आर यूजुअली फ्लश्ड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस? नाइट्रोजन से डालते हैं। ये जो डिफरेंट होते हैं ना, जिसमें हम बोलते हैं कि आधे से ज़्यादा पैकेट्स में तो हवा ही भरी हुई है, तो हवा भरी हुई है तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या डाला जाता है? इसके अंदर नाइट्रोजन डाला जाता है। नाइट्रोजन क्यों होता है? क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है ना, वो क्या करती है कि रिमूव कर देती है सारी एयर उसके अंदर से। और दूसरी बात क्या होता है कि ये ना ऑक्सीडेशन को भी प्रिवेंट करती है। अगर ऑक्सीडेशन हो जाएगा ना तो वो सड़ने लग जाएगी। उसके अंदर जो आइटम्स होते हैं ना, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है वो हाईली रिएक्टिव होती है और वो कंबाइन कर जाती है मॉलिक्यूल से, और जो क्या करती है, फूड को स्पॉइल करने लग जाती है। तो ये चीज़ होती है। देखो यहाँ पे रीज़न दे रखा है नाइट्रोजन, यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई है। नाइट्रोजन प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन क्या होती है? हाईली रिएक्टिव होती है, और ये अदर मॉलिक्यूल से कंबाइन करके फूड को स्पॉइल करने लग जाती है और लूजिंग इट फ्रेशनेस। ठीक है। अब एक और
और केस आपको बताती हूँ। कोरिया के अंदर क्या हुआ था कि ऐसी चिप्स वगैरह के अंदर है ना, बच्चों ने बोला था कि इसके अंदर है ना, आप 80% से ज़्यादा तो हवाई होती है, इसमें चिप्स होती नहीं है। तो कोरिया के जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने एक तरीका बनाया। उन्होंने क्या करा कि लेस मतलब जो भी वहाँ पे चिप्स वगैरह मिलती हैं ऐसी, उनके पैकेट्स बनाए उनसे, और उन्होंने ना बोट बना ली। मतलब उन्होंने इस तरह से क्योंकि गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोल दी थी कि इसमें होते हैं, लेकिन उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं लेकर आए थे साउथ कोरिया के अंदर। तो उन्होंने क्या करा, बच्चों ने ऐसे ना इन पैकेट से लेके एक बोट बना ली, और बोट बना के उसको ना चलाई, और उसको मीडिया वगैरह ने भी बहुत ज़्यादा कवरेज दिया। उन बच्चों ने ऐसा करा था। तो फिर क्या हुआ कि कंपनीज ने भी अपनी गलती मानी, और फिर उसके बाद उन्होंने चेंज करा। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा कुछ करना है तो आप लोग उनसे इंस्पायर होकर कर सकते हो। और ये चीज़ नहीं पता हो तो आप गूगल करके देखना, ऐसी स्टोरी है कोरियन स्टूडेंट्स की। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द अर्ली इंडियन फिलोसफर विच वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट डिस्क्राइब इन पंचतत्व में कौन है? अग्नि है, वायु है, वाटर है, अर्थ है, पृथ्वी और आकाश है। तो इसमें से देख लो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा 14th का। एयर है, अर्थ है, फायर, स्काई और वाटर। ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला मैंने कर लिया था 12th। 15 करते हैं। अ मिल्कमैन ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द बेकिंग सोडा टू द मिल्क में बेकिंग सोडा क्यों डालता है वो? बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा। क्यों डालता है? क्योंकि उसको ना थोड़ा सा अल्कलाइन बनाने के लिए वो डालता है। तो अल्कलाइन बनाने से क्या होता है कि ना उसमें कर्ड, वो फटता नहीं है दूध, और उसमें कर्ड नहीं जमता। तो उसको ना एसिडिफिकेशन, क्योंकि कर्ड जमता है तो मतलब उसका एसिडिफिकेशन होता है। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, थोड़े लंबे टाइम तक उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसमें क्या डाला जाता है? अल्कलाइन बेकिंग सोडा, यानी NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट। ओके, 15th क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। When calcium metal reacts with sulfuric acid, the reaction stop after a short while. ऐसा क्यों होता है? इसका देखो, ये रीजन देखो। The reaction of sulfuric acid with calcium metal produce a coating of the calcium sulfate on the metal. Since the calcium sulfate is insoluble in water, the coating acts as a protective layer, thus preventing further attack on the metal by the acid. तो इसका क्या रीज़न हुआ कि जब भी आप सल्फ्यूरिक एसिड से कैल्शियम को रिएक्ट करते हो, इन दोनों में रिएक्शन होता है, तो वहाँ पे एक कोटिंग बन जाती है कैल्शियम सल्फेट की। और जो कैल्शियम सल्फेट होता है वो इनसॉल्युबल होता है किसके अंदर? वाटर के अंदर। तो वो क्या करता है, एक ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है उसके ऊपर, जो उसको प्रोटेक्ट करती है किसी भी फर्दर अटैक से। अब हमारे पास यही ऑप्शन के अंदर हम चेक करेंगे तो रिएक्शन ऑफ कैल्शियम इज नॉट फिजिबल, ये गलत है। फॉर्म कैल्शियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड कलर, ये चीज़ सही हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। ठीक है, कोटिंग किसकी बनाते हैं? कैल्शियम सल्फेट की, CaSO4 की, और जो किया है इनसॉल्युबल इन वाटर है, घुलता नहीं है पानी के अंदर। अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड्स डज नॉट यूजुअली रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड? इनमें से कौन से मेटल का ऑक्साइड है जो कि जनरली सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट नहीं करता? तो इसका जो आंसर है हमारे पास, वो आंसर है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड क्यों है, देखो एक बार थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट नहीं करता सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्यों? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये बेस है, और बेस जो होता है इट कैन ओनली रिएक्ट विद ईदर एसिड ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ओनली द मेटल हुज ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और एम्फोटेरिक रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग वाटर सॉल्युबल बेसिस अल्कलाइंस टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस, दैट इज BE, Zn, बेरिलियम वगैरह ये सब दे रखे हैं। ठीक है, जो जनरली जो ऑक्साइड होते हैं ना, ऑक्साइड क्या होते हैं? कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। दो टाइप के होते हैं, एसिडिक और बेसिक। ठीक है, एम्फोटेरिक होते हैं कॉम्प्लेक्स केमिकल ऑक्साइड विच फॉर्म्स अ सॉल्ट विद द केमिकल रिएक्शन विद एसिड और विद बेस और बेसिक ऑक्साइड। देखो, मैं थोड़ा सा मैंने इसको रीड कर दिया, लेकिन मैं समझा भी देती हूँ उसको सिंपल सी लैंग्वेज में। जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सबसे पहले तो ऑक्साइड समझ लो। ऑक्साइड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं जो कि मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती है ऑक्सीजन, तब बनते हैं। ठीक है, अब बेसिक ऑक्साइड का एग्जांपल है कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड का है कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो रिएक्ट करने के बाद, किसी भी सब्सटेंस से रिएक्ट करने के बाद उनका जो ऑक्साइड होता है वो क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है। ठीक है, तो जब वो रिएक्ट कर रहे हैं एसिड के साथ और बेस के साथ, तो क्या बना रहा है? सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। अब यहाँ पे बोला है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड खुद क्या है? एक बेस है। तो वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता। क्या तो कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड हमने पढ़ा था, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है हमारे पास? कैल्शियम ऑक्साइड खुद क्या है? एक
बेस है, बेस को किससे रिएक्ट करना है, एसिड से रिएक्ट करना है। बेस कभी भी बेस से रिएक्ट नहीं कर सकता। बेस या तो एसिड से रिएक्ट करेगा या फिर वो एम्फोटेरिक से करेगा, लेकिन यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो क्या है, खुद एक बेस है। तो इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि वो दोनों ही एक बेस हैं। चीज़ समझ में आ गई? चलो ये देखो, इसका फॉर्मूला एल्यूमिनियम के साथ ऐसे दे रखा है, छोड़ दो इसको। अब एक बार मैं आपको ये टेबल बता देती हूँ, टेबल थोड़ी इंपॉर्टेंट है, कोई एग्जाम में आपको काम आ सकती है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। कैल्शियम क्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CaClO2। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा होता है NaOH। सोडियम कार्बोनेट होता है वॉशिंग सोडा Na2CO3, ये ऐसे लिखा हुआ है Na2CO3, फिर 10H2, यहाँ पे H2O, ये चीज़। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई गैस होती है, सबको पता है। कॉपर सल्फेट जो होता है CuSO4 होता है। फेरस सल्फेट, ये भी ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। कैल्शियम ऑक्साइड, ये चीज़। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला याद कर लेना। जिप्सम का भी याद कर लेना, CaSO4 2H2, और स्लैग लाइम, ये सारे ही कर लेना ऐसे। तो एक बार टेबल देख लेना और इन सबको याद कर लेना। बेकिंग सोडा NaHCO3, ब्लीचिंग पाउडर CaClO2, कॉस्टिक सोडा NaOH, वॉशिंग सोडा Na2CO3, 10H2। ठीक है। ये टेबल थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी थी, ताकि याद रहे, कभी इन फ्यूचर आए तो हमारा आंसर हो जाए। When a white light beam is fall on a hollow prism filled with water, it breaks into 7 constituent color. Which of the following colors suffer the maximum angle of deviation? सबसे ज़्यादा maximum angle of deviation किसका होता है? इसका आंसर है वॉयलेट। सबसे कम किसका होता है? रेड का। सबसे ज़्यादा किसका होता है? वायलेट, क्योंकि विबग्योर जो होता है VIB, ये किससे शुरू होता है? वॉयलेट से। तो वॉयलेट का सबसे ज़्यादा डेविएशन होता है। ठीक है। ये देखो, ये वाली दे रखी है आपको, मिरर इमेज दे रखी है। मिरर इमेज दे रखी है, दो प्लेन मिरर है। देखो, इसको मिरर को यहाँ पे लगा लो। अब इस क्लॉक को आप उल्टा करोगे तो ये छोटी वाली सुई कहाँ पे आ जाएगी? ये। और ये कहाँ पे आ जाएगा? ये। इसके हिसाब से टाइम देख लो तो आंसर क्या हो जाएगा? 9:25। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? कौन सा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है? तो इसका आंसर है जुपिटर। जुपिटर एक प्लैनेट है, जुपिटर एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, खुद की उसकी लाइट नहीं है। अर्थ भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि अर्थ की खुद की लाइट नहीं है। सन की है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी और अल्फा सेंचुरी दोनों के पास है। अभी इनको देखेंगे आगे क्या चीज़ होती है। ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखो, हमसे पूछा है लेट एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ लैम्प इन अ सर्किट अमाउंट। हमें पता है हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, Q/T। चार्ज कितने टाइम में निकल रहा है उसका फॉर्मूला क्या होता है? I। तो हमें चार्ज निकालना है, क्यों? क्योंकि क्या हो जाएगा? I × T। I कितना दे रखा है? 1.5, और आपके पास टाइम कितना है? 10 × 10⁻³ क्योंकि ये MS है। तो इसको सॉल्व कर दोगे तो ये आंसर क्या जाएगा? 0.015 C कूलम्स के अंदर का आंसर इज A। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स? रिन्यूएबल सोर्स कौन सा है? न्यूक्लियर। सोलर सन से, विंड हवा से, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पानी से, और न्यूक्लियर किससे बनाया जाता है? एटम से, जो कि एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। तो ये वाले क्वेश्चन हो गए। अब चलो ये देखो, विच वन, ये तो मैंने पढ़ लिया कि इसका आंसर जुपिटर है, लेकिन मैं आपको दो चीज़ें बताती हूँ, एक तो अल्फा सेंचुरी और एक प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी एक स्टार होता है। अल्फा सेंचुरी इज अ स्टार सिस्टम एंड इट इज़ क्लोजेस्ट टू द सोलर सिस्टम एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.37 लाइट ईयर। समझ में आया? अल्फा सेंचुरी एक स्टार है जो कि सबसे क्लोजेस्ट माना जाता है अपने सोलर सिस्टम के। वहीं पे इसको देखो यहाँ पे, और वैसे प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी एक स्टार सिस्टम है जो कि थोड़ा सा दूर पाया जाता है। अब देखो यहाँ पे ये सन है, ये ऊट क्लाउड्स आते हैं, यहाँ पे 2 लाइट ईयर, यहाँ पे 4 लाइट ईयर, और यहाँ पे 6 लाइट ईयर। अब यहाँ पे देखो ये रहा अपने पास अल्फा सेंचुरी जो कि 1839 में डिस्कवर करा गया था। प्रॉक्सिमा सेंचुरी यहाँ पे जो 1917 के अंदर डिस्कवर करा गया था। तो ये सारे स्टार्स हैं जो हमारी जो गैलेक्सी है उसके पास में जो सिस्टम पाया जाता है उसको कहते हैं। ठीक है। स्टार सिस्टम में हो गया हमारा आंसर इसका भी 20th भी। चलो आगे चलते हैं। 23 ये सारे ही यहीं पर हैं। चलो
ये सारे भी आगे हैं, तो चलो आगे से करते रहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल। इनमें से हमसे पूछा गया कि क्लोरोफिल का कौन सा फंक्शन नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है फंक्शन किसका है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और वहाँ पे एटीपी जो होता है वो एनर्जी बनाने के काम में लेता है, तो ये क्लोरोफिल का फंक्शन नहीं है। क्लोरोफिल किसके, ग्रीन कलर के देने का काम आता है। इसका काम होता है स्प्लिटिंग करना वाटर का, एब्जॉर्प्शन करना फोटोन का, और कन्वर्ट करना लाइट एनर्जी को किसमें, केमिकल एनर्जी में। क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स एंड फ्यू अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इट रिक्वायर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल ये छोड़ो, इनमें इतने सारे टाइप के होते हैं, तो एक चीज़ ये भी याद रख लेना कि क्लोरोफिल ए जो होता है वो ब्लू ग्रीन पिगमेंट होता है, और क्लोरोफिल बी जो होता है वो येलो ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, स्पिटिंग ऑफ वाटर, कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, फोटोसिंथेसिस होता है, और ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स किसका फंक्शन नहीं होता, क्लोरोफिल का, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, और यही चीज़ मैंने आपको अभी बताई थी। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following statement about life process in single cell organism is not correct? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में लाइफ प्रोसेस के बारे में कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है। दे रिक्वायर सेपरेट ऑर्गन टू फूड इनटेक, यही गलत हो गया। बताओ, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल ही एक ही सेल है उसके अंदर, तो क्या उसके पास ऑर्गन्स अलग होंगे फूड लेने के लिए। अगर नहीं भी आता ना, तो ये तुक्का लगा के आ जाना, ये सही हो जाता। ठीक है, अब सेपरेट ऑर्गन नहीं होंगे। वेस्ट ऑफ एक्सक्रीटा मटेरियल इज प्रोड्यूस बाय दीज ऑर्गेनिजम्स, दे रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सिंगल सेल है, उनको रहना ही पड़ेगा, नहीं तो अकेले वो सर्वाइव कैसे करेंगे। तो ये चीज़ हो गया। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अदर है यूनिसेलुलर, और ये सब इनको नाम दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया है हमारे पास, तो ये वाला भी हमारा हो गया। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट possess नोटोकॉर्ड एट एनी स्टेज ऑफ इट्स लाइफ। इनमें से ऐसा कौन सा है जो नोटोकॉर्ड एक भी स्टेज में अपनी लाइफ में नहीं रखता, तो इसका है होलोथूरिया। 25th का आंसर क्या है, होलोथूरिया। अब देखो ये एनिमल्स हैं, आप इसको एक बार थोड़ा सा देख लो ताकि याद रहे। होलोथूरिया क्या है, होलोथूरिया मैरीन एनिमल है। ठीक है, कॉमनली नोन एज अ सी कुकुम्बर। सी कुकुम्बर ऐसा दिखता है ये, इसको हम क्या कहते हैं, होलोथूरिया कहते हैं। फिर एक्सोकोटस, ये जो होता है फ्लाइंग फिश होती है, ये बोनी फिश होती है। ये बॉडी इसकी जो स्केल से फिश है, फिश की जो होती है वो कवर होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये फ्लाइंग फिश होती है, इसको कहते हैं। सेलमेंडर क्या होता है, सेलमेंडर होता है एक एम्फीबियन होता है। ठीक है, लिजार्ड टाइप होता है, लिजार्ड के अंदर उसका अपीयरेंस होता है, सेलमेंडर मतलब लिजार्ड जैसा कुछ होता है। फिर हर्डमेनिया क्या होता है, हर्डमेनिया ये मैनोट, ये ऐसे कोई सी एनिमल टाइप होता है, इतना सा समझो। ठीक है, बस हमसे पूछा है कि नोटोकॉर्ड कौन नहीं लेता, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, होलोथूरिया, सी कुकुम्बर। अब एक चीज़ और बता देती हूँ कि नोटोकॉर्ड क्या क्या होता है। ये क्या होता है, एक ना रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उसकी बॉडी को ना वर्टिकली डायरेक्शंस देने के काम आता है। लेकिन जो सी कुकुम्बर हो रहा है ना, इसमें देखो कुछ भी नहीं है, ये कैसे भी मोल्ड हो जाता है। तो इसके अंदर मतलब एक समझ लो जैसे अपनी स्पाइनल कॉर्ड होती है ना ह्यूमंस में, वैसी नोटोकॉर्ड होती है जो उसको एक वर्टिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है किसी भी एनिमल या फिर किसी भी पर्सन या किसी भी बॉडी को। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मैच करना है आपको, मैच करना है कौन कौन से पेयर करने हैं, करेक्टिवली मैच करने हैं आपको इन सारे उसको। ठीक है, फोटो यानी लाइट होती है, फोटो सिंथेसिस करने के लिए लाइट के रिस्पॉन्स में। तो पॉजिटिव फोटो ट्रॉपिज्म कौन करेगा, जो लाइट को रिस्पॉन्स करेगा। तो शूट्स और अबाउ ग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर जनरली डिस्प्ले पॉजिटिव फोटो, ये तो ये चीज़ सही है, ट्रॉपिज्म। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म मतलब अर्थ के अंदर जाने वाले, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, रूट उसको पॉजिटिव मतलब रूट उसको सपोर्ट करती है। जियो से आप समझ लो, जियोट्रॉपिक यानी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करते हैं, तो वो क्या होते हैं, रूट जड़ें एक्ट करती हैं। देन उसके बाद होता है कीमो जो होता है, कीमो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड होगा, केमिकल स्टिमुलस फ्रॉम आउटसाइड नेविगेट करते हैं। तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, पॉजिटिव जो उसको पॉजिटिवली करे,
तो पॉलन ट्यूब्स के अंदर होता है ये चीज़। हमने पॉलन पे अपना एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, 1-2 बार पूछा हुआ है पॉलन ट्यूब्स का, ठीक है, तो ये भी सही है। अब इसमें हाइड्रो से कौन होगा, वाटर। क्या फ्लावर वाटर को रिस्पॉन्स करता है कि जहाँ वाटर होगा वो जाएगा। वाटर उसके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, वो पूरे प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन पर्टिकुलरली फ्लावर के लिए इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है, ठीक है। लीव्स के लिए भी वाटर उतना ही इंपॉर्टेंट है, और वाटर के डायरेक्शन में ये कभी भी अपना फेस नहीं करता। अगर सनफ्लावर होता तो वो सन के डायरेक्शन में करता है, लेकिन सारे फ्लावर्स हाइड्रोट्रॉपिक नहीं होते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन वाटर एंड एसिड। कौन सा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन वाटर और एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, गोल्ड। गोल्ड, आप लोगों को पता होगा कि सब लोग गोल्ड की चेन पहनते हैं, सिल्वर की चेन पहनते हैं, क्यों, जो बैंगल्स पहनते हैं वो गोल्ड के होते हैं, ईयरिंग्स गोल्ड के होते हैं जनरली, क्यों, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते थे और वो काले नहीं पड़ते थे। लेकिन अगर आप सोडियम वगैरह के कुछ बना के पहनोगे, वैसे भी सोडियम तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। कॉपर को देखोगे तो कुछ टाइम बाद वो ग्रीन होने लग जाता है, तो इसलिए बोलते हैं कि गोल्ड जो होता है वो ऑक्सीजन वाटर और एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। और गोल्ड का जो सिंबल है वो क्या है, AU। अब हमसे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल प्रोड्यूस हाइड्रोजन विद कोल्ड वाटर। हाइड्रोजन के साथ कोल्ड वाटर कौन बनाता है, तो इसका आंसर है सोडियम। देखो जितने भी अल्कलाइन मैटर है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, RBM, CS और FR, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कहलाते हैं। और ये क्या होते हैं कि मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यहाँ पे देखो, अगर सोडियम को अगर आपने HCl के साथ रिएक्ट करा तो इसने क्या बना लिया, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, तो NaCl, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2, सोडियम। Manganese is extracted by heating manganese dioxide with aluminium powder. Which one of the following statement with regard to the reaction is correct? इसके बारे में कौन सी चीज़ की, मैग्नीज जो होता है ना वो हीट करने से किसको, गर्म करने से मैग्नीज डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम के पाउडर के साथ जब उसे हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा। तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन जो होता है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। आपको पता है कि, ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करा तो यहाँ पे मैग्नीज बना और ये चीज़ होती है, ये हाईलो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। यहाँ पे लॉट ऑफ हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रिडक्शन ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड विद एल्यूमिनियम पाउडर, बिकॉज ऑफ विच मैग्नीशियम मेटल प्रोड्यूस्ड इन द मॉल्टन और द लिक्विड स्टेट के अंदर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, A। अब आगे चलते हैं, ये वाले क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिक्रीज across the periodic table from left to right and increase from top to bottom। इसका आंसर है एटॉमिक रेडियस। ये वाली जो सारी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी, पढ़ लेना, पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, वहाँ पे टेबल बता रखा है कि कौन क्यों बढ़ता है और कैसे बढ़ता है। लेकिन इसका आंसर अभी एटॉमिक रेडियस है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज नॉट पॉसिबल, नॉट करेक्ट। ये चीज़ अभी अपन आगे बढ़ेंगे, ये भी आगे बढ़ेंगे और ये भी आगे बढ़ेंगे। अब देखो, ब्रॉडली बोथ बर्थ एंड डेथ रेट आर लो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, ऐसे कौन से स्टेज के अंदर जो है डेथ और बर्थ रेट दोनों ही लो होती है। ये ऐसा फिगर आपने पढ़ा होगा, कहीं पढ़ा है, ऐसा आते आते ये ऐसा हो जाता है, कहीं पॉपुलेशन के उसके अंदर पढ़ा है ये वाली चीज़, ऐसा मैप था, ये यूं और ये यूं करके, अगर पढ़ा होगा तो ये NCERT के अंदर मैप दे रखा है, तो वहाँ पे स्टेजेस भी मेंशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लो स्टेशनरी स्टेज। एक स्टेज आ गया है स्टेशनरी स्टेज, जैसे जापान की पॉपुलेशन है वो स्टेज में पहुंच चुकी है, जहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत लो हैं, ठीक है। तो अब अपन करते हैं 31, 32 एंड 33। 31, 32 देख लेते हैं, चलो पहले 31 भी है क्योंकि यहीं पर मैंने लगा रखा है। हाउ इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल गुड्स डिटरमाइन। कैसे जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है गुड्स की वो डिटरमाइन होती है, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, ये प्राइस की इलास्टिसिटी पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है कि प्राइस को आप डिटरमाइन कौन सी करते हैं। तो यहाँ पे देखो, प्राइस इलास्टिसिटी हमने पहले भी पढ़ चुका है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स जो इन चीज़ को डिटरमाइन करते हैं वो है नंबर ऑफ द क्लोज सब्स्टिट्यूट, कितने सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है उस चीज़ के लिए, ये चीज़ सही है। प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, कितनी इनकम हम उसमें स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है टाइम, कि हमारे पास कितना टाइम है, और नंबर ऑफ पॉसिबल यूजर्स कितने हैं उसके, और हैबिट फॉर्मिंग कम्युनिटीज़ है कि नहीं है। अब देख लो इसमें से कौन सी है, बाय द डिग्री टू विच द गुड इज़ नेसेसरी और द, यानी टाइम की बात हो गई।
एट द रेट ऑफ इनकम ग्रोथ। इनकम ग्रोथ से जनरली वो खुद की कितनी इनकम है उस पर डिपेंड करता है, इनकम ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करता। बाय द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द गुड्स इन द कंज्यूमर बजट। इंपॉर्टेंस ऑब्वियस सी बात है, हैबिट फॉर्मिंग है या नहीं है। अगर किसी पर्सन को ब्रेड खाने की आदत हो जाए तो वो ब्रेड खरीदेगा चाहे वो कितनी भी महंगी हो जाए। तो हैबिट फॉर्मिंग होनी चाहिए, उसके हिसाब से होनी चाहिए। किसी को गोल्ड पहनने की बहुत आदत है तो चाहे वो कितना भी महंगा हो जाए वो गोल्ड खरीदता ही खरीदता है। तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं तो हमारा आंसर देखो ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये वाला हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 31। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज नॉट करेक्ट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर हम बहुत बार कर चुके हैं, ये पहले भी क्वेश्चन मैंने कराया है, पेपर में आया है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो होता है ये कर्व शो करता है रिलेशन बिटवीन टू कमोडिटीज़ इन अ इकोनॉमी विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। दो कमोडिटीज़ के अंदर दो चीज़ें हैं, उनके अंदर कितना चेंज हो रहा है इकोनॉमी में, अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब इसके अंदर हमसे पूछा गया है, जैसे अब मैं आपको एक चीज़, मैंने इसका एक एग्जांपल भी आपको पहले वाले पेपर के अंदर समझाया था। मैंने आपको समझाया था कि आपके पास 1 केजी आयरन है, ठीक है। अब आपको उससे यूटेंसिल्स बनाने हैं और आपको एक आयरन का गेट बनाना है। अब आप क्या करोगे? सबसे पहले 1 केजी है, अब आपको उसने बोला कि यूटेंसिल्स मुझे इमरजेंसी में चाहिए, तो आप 1 केजी यहाँ पे लगा दोगे। 1 केजी यहाँ पे लगाओगे तो गेट बनाने में आपने सपोज यहाँ पे 900 ग्राम लगा दिए, तो गेट बनाने में आपको 100 ग्राम ही मिले। लेकिन सपोज उसने बोला कि मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, तो आपने सोचा मेरे पास जब तक सप्लाई आ जाएगी तब तक मैं उसकी डेट आएगी मैं उसको बना के दे दूंगा। तो आप क्या करोगे? आपको जितनी गेट की रिक्वायरमेंट है और जितनी यूटेंसिल्स की रिक्वायरमेंट है 1 केजी में से आप उस हिसाब से यूज़ कर लोगे। तो यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर मतलब होता है द आउटपुट ऑफ वन कमोडिटी कैन बी इंक्रीज्ड विदाउट चेंजिंग द आउटपुट ऑफ अनदर कमोडिटीज़। नॉट करेक्ट पूछा है तो नॉट करेक्ट में ये चीज़ गलत हो जाएगी, क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज दूसरे पे इम्पैक्ट डाल रही है, विदाउट चेंजिंग द आउटपुट नहीं, ये चीज़ गलत है। एनी पॉइंट और इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज अटेनेबल अंडर द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज। कर सकते हैं, मेरे पास 1 केजी लो है, मेरे को यूटेंसिल्स बनाने हैं, तो एग्जिस्टिंग जो रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी है मैं उससे वो बना सकती हूँ, क्योंकि मैं बना ही रही हूँ ना। अब मुझे वो पहले 5 बनाने थे, अब मुझे 10 का ऑर्डर मिल गया है, तो मेरे पास 5 बनाने के, तो उस 5 से उन इक्विपमेंट से 10 यूटेंसिल्स भी, बर्तन भी बन जाएंगे। द different combination of various goods and service give the available resources and technology are denoted by the, ये भी सही है, different combination होंगे goods और services के, available resources के, वो denote करेंगे जो production possibility frontier को। the production possibility frontier slopes downward to the right as the resource are limited। obviously बात है, अगर resource बढ़ते जाएंगे, क्योंकि देखो 2 product है, x taken and other on y according to the ये चीज़, intercept of the curve, production of the productivity only, 0 production to the 1। प्रोडक्शन फ्रंटियर स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट एज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, क्योंकि रिसोर्सेज क्या होते जाते हैं? लिमिटेड होते जाते हैं। तो ये चीज़ सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? डी। नॉट करेक्ट पूछा है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। which one of the following function as a automatic stabilizer in the context of fiscal and monetary policies of the economy। मॉनेटरी पॉलिसी के बीच में ऐसा कौन सी चीज़ है जो एक स्टेबलाइजर का काम करती है? पर्सनल इनकम जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर वो चीज़ होगी जो क्या करेगी, जो फिस्कल पॉलिसी हमारी चल रही है ना उसमें जो फ्लक्चुएशन आ रहे हैं उन फ्लक्चुएशंस को कम करने के काम करेगी, वही चीज़ है। रिवर्स रिपो रेट बैंक की है, उसमें फ्लक्चुएशंस करने के अंदर वो इतना ज़्यादा हेल्प नहीं करती। ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो रहे हैं तो गवर्नमेंट का आरबीआई सील कर रही है, बॉन्ड्स भरवा रही है, कमर्शियल पेपर टी ट्रेजरी बिल्स बेच रही है वगैरह, बहुत सारे होते हैं। बॉन्ड प्राइजेस हैं, बॉन्ड प्राइजेस तो हमेशा वैसे भी फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो कॉमन एग्जाम्पल होता है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का कॉर्पोरेट और पर्सनल इनकम, एज दे आर प्रोग्रेसिवली ग्रेजुएट विच मीन्स दैट दे आर फिक्स्ड इन प्रपोर्शन टू द इनकम लेवल ऑफ द टैक्स पेयर। इनकम लेवल ऑफ द टैक्स पेयर ये स्टेबलाइज करती हैं किसको? फ्लक्चुएशन इन फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी को, क्योंकि ये हमेशा फ्लक्चुएट मतलब ये हमेशा प्रोग्रेसिव ही होती है। हमेशा इनकम कोई पर्सन किसी जॉब में लग गया तो उसका जैसे जैसे प्रमोशन होता जाता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, उसकी इनकम भी बढ़ती जाती है, वो कभी भी डिक्रीज नहीं होती। तो स्टेबलाइजर में कौन सी रहती है? पर्सनल इनकम या फिर कॉर्पोरेट इनकम। अब ये वाली चीज़ें आगे करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुल फैक्टर फॉर माइग्रेशन। पुश और पुल मतलब कौन सा चीज़ है जो अपनी तरफ खींच रहा होगा उनको माइग्रेशन करने के लिए? सबसे पहली बात है हाई वेजेस, जितना ज़्यादा पैसा दोगे इंसान वहीं पे काम करने जाएगा। बिहार से लोग क्यों जाते हैं, ट्रैवल क्यों करते हैं? क्योंकि बिहार में उनकी मजदूरी का इतना पैसा नहीं मिलता जितना बाकी स्टेट्स में मिलता है। वॉट इज़ द डिप्रेशन एट द टॉप ऑफ अ वॉल्केनो फॉलोइंग अ वॉल्केनिक इरप्शन कॉल्ड। जो वॉल्केनिक इरप्शन का जो टॉप होता है उसको हम क्या कहते हैं? डिप्रेशन जो बन जाता है
उसको हम कहते हैं क्रेटर। ये जो है ना अर्थक्वेक, वॉल्केनो, फिजिकल ज्योग्राफी जो दे रखी है ना वर्ल्ड वाली, उसके अंदर देखना, उसके अंदर समझा रखा है ये चीज़। 11th क्लास की ज्योग्राफी है। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन द मैप विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिक्वायर्ड। लोकेशन फाइंड करने के लिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों की ज़रूरत होती है। देशांतर और अक्षांश रेखाएं दोनों की ज़रूरत होती है, क्योंकि देशांत और अक्षांश जहाँ पे पॉइंट पे काटती हैं वहाँ पे हमें उसकी पोजीशन पता चलती है एग्जैक्ट। द स्पीड ऑफ द विंड, स्पीड ऑफ द विंड को नापते किससे हैं? एनीमोमीटर से। तो ये चीज़ सही है हमारा। ये वाली 38 क्वेश्चन हो गए, ये थोड़े ईजी भी थे। अभी 39 क्वेश्चन करते हैं। इन अ कोर्स ऑफ अ रिवर इन टाइम विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज फॉर्म्ड व्हेन द ओल्ड मिएंडर इज क्लोज बाय डिपोजिशन। देखो ये मिएंडर्स बन रहे, ये मिएंडर्स बन रहे, यहाँ पे सेडिमेंट्स जमा होते गए और उसने एक बार क्या करा, ऐसे जाके ढक लिया, तो ये क्या बनी? ऑक्सबो लेक। और यहाँ पे एक न्यू चैनल चला गया, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सबो लेक। ठीक है। दूसरे और भी सारी ये चीज़ें आपको बता देती हूँ। सबसे पहले पोर्ट हॉल तो क्या होता है, जैसे कोई भी पॉट, जैसे आपका कोई भी है उसके अंदर गड्ढा हो जाता है ना, उसको आप पोर्ट हॉल कहते हो। ठीक है। फिर उसके बाद लेवी क्या होता है, ये जो जमा हो जाती है ना, इसको कहते हो नेचुरल लेवी। सेडिमेंट्स आते जाते हैं, जैसे ये देखो, ये पहले फ्लड नहीं थी तो ऐसा था, जैसे ही फ्लड आई तो पानी क्या हुआ, ऊपर हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया, सारे सेडिमेंट्स यहाँ पे जमा हो गए। ये फिर फ्लड जैसे ही गई तो ये पानी तो नीचे आ गया, लेकिन जो सेडिमेंट्स थे जो नदी बहा के लाई थी अपने साथ, वो यहीं पे जमे रह गए, उनको अपन कहते हैं लेवी। और फ्लड प्लेन क्या होता है, ये फ्लड प्लेन कहलाता है, ये वाला एरिया जब बाढ़ आती है तो वहाँ पे जहाँ पे पानी भर जाता है उसको हम कहते हैं फ्लड प्लेन। ठीक है। 39 हो गया हमारा। 39 का आंसर हमें पता चल गया, ऑक्सबो लेक। आप देखो, मोस्ट ऑफ द मैच्योर हड़प्पन साइट इन द रीजन ऑफ द चोलिस्तान हैज़ बीन अबंडन ड्यूरिंग, अबंडन कर दी गई थी। देखो कैसे, ये 1800 BC के अराउंड है। इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं कि मैच्योर हड़प्पा संस्कृति एकदम से कैसे ख़त्म हो गई। तो एक मोहनजोदड़ो मूवी बनी थी, उसमें भी बता गया है कि बाढ़ आ गई थी, लेकिन वो मूवी मत देखना, बहुत बेकार मूवी है। और उसके बाद बहुत सारे हैं, कुछ ने बोला कि आर्यंस जो थे उन्होंने इन्वेजन किया और उन्होंने इस रेस को ख़त्म कर दिया। डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट स्टोरीज दी हैं, लेकिन जो टाइम माना जाता है वो अराउंड 1800 BC के माना जाता है। मध्यम करिका, द बेसिक टेक्स्ट ऑफ द मध्यमिका स्कूल वॉज कंपोज बाय नागार्जुना। नागार्जुना यानी ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है और इसको लिखा हुआ है नागार्जुन ने। ठीक है। और ये किसकी टेक्स्ट है? महायान। महायान बुद्धिज्म में जानते हो ना, जो दो थी, हिनयान और महायान, तो ये महायान की टेक्स्ट है और ये किसके द्वारा लिखा गई है? नागार्जुन के द्वारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द ऑथर एंड संस्कृत लिटरेरी वर्क इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है? सोमदेव की कथा सरित सागर है, अश्वघोष की बुद्ध चरित है, बिल्हण के विक्रम देव चरित्र है, और कालिदास की वासुदेव पद्धित नहीं है। कालिदास की क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम, बहुत सारी है कालिदास की। ठीक है। और वस्ववदता जो है ये है सुभांधु। ठीक है, सुबंधु की। अब ये वाली दोनों कर लेते हैं, ये 43 करते हैं। ये सारे क्वेश्चन हो गए। इन द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट बुद्धिस्ट इमेज आर लार्जली क्राफ्ट इन, अभय मुद्रा बता भी देती हूँ। इन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट अभय मुद्रा और मथुरा स्कूल के हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट वो दे रखे हैं। ये वाला ना गंधारा स्कूल, अमरावती और मथुरा, इनमें क्या डिफरेंस दे रखा है, तो ये याद करोगे ना तब ये पता चल जाएगा। मथुरा स्कूल जो होती है वो इसमें शिव और विष्णु फेथ के लोग भी पाए जाते थे। वहाँ पे ये सारी पढ़ना है तो ये सब पता चल जाएगा। ठीक है, इसको छोड़ दो। यहाँ पे मथुरा के अंदर बुद्ध के जो होते थे लॉन्ग ईयर लोब्स होते थे, थिक लिप्स होते थे, वाइड आइज होती थी, प्रोमिनेंट नोज होती थी, और यहाँ पे ये रेड सैंडस्टोन से बनाए जाते थे। ये सब सारी चीज़ें हैं। वहाँ पे डिफरेंस दे रखा होगा, जब आप डिफरेंस पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं। द मॉडर्न कैपिटल ऑफ द पाटलिपुत्र हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द आर्कोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ, आर्कोलॉजिकल रिमेन्स जो थी, जो पाटलिपुत्र, और पहले तो राजगीर फिर पाटलिपुत्र हुई थी, तो ये किसकी है? कुम्हार और बुलंदी बाग। ये याद रख लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे किसके रिमेन में पाई जाती है? पाटलिपुत्र तो कुम्हार, और जो बुलंदी बाग है उसके आसपास के एरिया में पाई जाती है। द सतवाहन आर आइडेंटिफाई इन द पुरान्स बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग,
किसके द्वारा जो सतवाहन है उनको पहचाना जाता था, तो उनको पहचाना जाता था आंध्रास, क्योंकि सतवाहन कहाँ रहते थे, आंध्र प्रदेश, ये वाले इस एरिया के आसपास रहते थे सतवाहन, तो उनको कहाँ से, और आंध्र प्रदेश का एरिया भी यही है, तो उनको किससे जाना जाता था, आंध्रास से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो कन्फर्ड ऑन द हाई कोर्ट, ऐसा कौन सा पावर है जो सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट के पास भी है, तो उसका आंसर क्या होगा, एडवाइसरी पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। पावर ऑफ डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन कॉज ऑफ द मैटर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, ये भी किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। पावर ऑफ द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हाई कोर्ट के भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट की, मतलब पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है कि जितने भी डिसीजंस होते हैं, जितनी भी हियरिंग्स वगैरह होती हैं, उनका जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हमेशा के लिए रिकॉर्ड करके उनको सेव करके रख दिया जाता है, ताकि स्पेशल अलाउ और रिफ्यूज स्पेशल लीव पिटिशन, ये सुप्रीम कोर्ट का है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गारंटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, राइट ऑफ प्रॉपर्टी। राइट ऑफ प्रॉपर्टी पहले तो फंडामेंटल राइट था, लेकिन इसको बाद में ना लीगल राइट बना दिया था, पार्ट 12 के अंदर चला गया। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो 300 कर दिया गया है, 300A, और ये लीगल राइट बना दिया गया है, तो ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसी कौन सी चीज़ है जो करेक्ट नहीं है, तो देख लो, आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 144 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन वेस्टेड विद पावर टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये गलत है, क्यों, देखो आर्टिकल जो होता है ना, आर्टिकल 129 जो होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट को बोलता है कि आप ऐसे कैसे वर्क करोगे, एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। और आर्टिकल 114 होता है, वो कैसे, वो किसके लिए यूज़ करा जाता है, वो एडवाइस करता है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एडवाइस सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, आर्टिकल 129 क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट को ऐसे बोलता है, आपको एक्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और 144 बोलता है कि आप एडवाइस करता है सिविल और जुडिशियल अथॉरिटी को कि आप किसके, टू एक्ट इन एड, मतलब ऐसा काम करोगे जो एक्ट करे सुप्रीम कोर्ट को, मतलब एड करे, मदद दे किसी काम में सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, किसी काम में नहीं, मतलब लॉ के हिसाब से काम करे, सिंपल सी लैंग्वेज, ठीक है। मैं ये चीज़ रब कर रही हूँ क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट भी एक बार पढ़ लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन वेस्टेड विद एडवाइजरी जुडिक्शन, ये भी सही है। द सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट वगैरह को जब वो मांगते हैं तब देते हैं। द सुप्रीम कोर्ट में रिफ्यूज टू प्रोवाइड ओपिनियन टू प्रेसिडेंट इफ़ ही आस्क्ड इन सर्टन सर्कमटेंसेस, कुछ सर्कमटेंसेस के अंदर वो मना कर सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वो बात पूछेगा तो सुप्रीम कोर्ट पे वो बाइंडिंग होता है, ठीक है। लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑल ओवर द कोर्ट्स, ये बात सही है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे बड़ा हायर कोर्ट है, इसके सारे डिसीजन जितने भी सारे कोर्ट्स हैं उस पर बाइंडिंग होते हैं। अब उसके बाद हमारे पास 49 जो क्वेश्चन है वो किस पे पूछा गया है, पब्लिक अकाउंट कमेटी पे पूछा गया है। पब्लिक अकाउंट कमेटी पे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था, शायद 2020 के अंदर पूछा गया था, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इसके हिसाब से करेक्ट है, देखो करेक्ट है। द कमेटी कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 22 मेंबर्स होते हैं, नॉट मोर देन, लोकसभा और राज्यसभा, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। द फाइनेंस मिनिस्टर इज़ एन एक्स ऑफिसो, ये भी गलत है। द मेंबर ऑफ द कमेटी इज गिवन अ टर्म ऑफ द 1 ईयर, ये चीज़ सही है। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमेटी फ्रॉम राज्यसभा इज एक्सटेंडेड इवन व्हेन दे रिटायर फ्रॉम द राज्यसभा, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे सी है, 100% करेक्ट है। नहीं होती वैसे तो जब उसकी टर्म्स ही खत्म, क्योंकि 1 साल है ना, रिटायर होने के बाद भी उनका टर्म एक्सटेंड नहीं करा जाता, नहीं होती वो। हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आप किसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हो, उसकी क्वालिफिकेशन का क्या है। एडवोकेट हु हैज़ बीन प्रैक्टिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर इन एनी कोर्ट, नहीं, हाई कोर्ट दे रखा है। अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 3 ईयर, नहीं, 5 ईयर दे रखा है। आर डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये चीज़ सही है। अ पर्सन हु हैज़ हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स, ये गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। 8 मेटालिक बॉल ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस आर मेल्टेड, देखो 4 स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर क्यूब। अब ये मान लो, और कितनी बॉल थी, है 8। अब हमने कितनी बनाई है, एक बॉल बना रहे हैं, हमें उसका डायमीटर चाहिए, तो वो जो नई बॉल बना रहे हैं उसका भी वॉल्यूम तो यही रहेगा, लेकिन आर उसकी नई वाली वॉल्यूम का, तो ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल हो गई, तो हमारे पास क्या बचा, 8 आर
आर, और यहाँ पे देखो उसका क्या दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू भी इतनी हो गई, यहाँ पे 1, तो 1 की पावर 3 करोगे तो कितना आएगा 8। 8 की वैल्यू कितनी है R3। अब R3 यानी R की वैल्यू कितनी है 2, और हमसे क्या पूछा है डायमीटर। डायमीटर पूछा है तो क्या करेंगे, डबल करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। याद रखना पेपर में रेडियस ना पूछ के डायमीटर पूछा है, देखो रेडियस भी ऑप्शन में, हम जल्दीबाजी में 2 टिक कर देते हैं, लेकिन आंसर हमें क्या टिक करना है 4। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ ए और बी कितनी दे रखी है 7 और 10। एक्सपेंडिचर दे रखा है इनका 2:3। ए और बी की सेविंग कितनी है इतनी। तो हम ऐसे ले सकते हैं, इसकी ए की मान लो, ए को एक्स मान लो, माइनस इसका एक्सपेंडिचर करोगे वाई को, तो कितना मिलेगा, इसको 100 की सेविंग मिलेगी। वैसे ही आप इसको मान लो 10x, इसको मान लो 3y, ठीक है। आई इनकम x से और y एक्सपेंडिचर, इसको भी 1000। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे ना, तो x की वैल्यू आएगी 1000, और फिर b की इनकम निकाल लेना। b की इनकम कैसे निकालोगे, b की इनकम क्या है 10, तो 10 इंटू x कितनी हो जाएगी 10,000। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास b। तो 52 का हमारे पास आंसर क्या आएगा b। ए और बी टुगेदर कैन फिनिश अ जॉब इन 20 डेज। ये वाला देखो, ए प्लस बी कितने दिन में काम कर रहे हैं 20 दिन में। बी और सी कितने दिन में काम कर रहे हैं 30 दिन में। ए और सी कितने दिन में खत्म कर रहे हैं किसी वर्क को 24 दिन में। इनका अब अगर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 120। 120 इनका एलसीएम आया। ये किससे गया, ये गया 6 से, ये गया 4 से, और ये गया 5 से। अब हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का पावर 2 है, तो 2 टोटल वर्क कितना है 20, और ये कितना है 15। ये चीज़ है हमारे पास, ये 15 टोटल है। तो आप इसको, अभी इसको छोड़ो, टोटल वर्क कितना हो रहा है 15, और ये 2 है, तो ये 2 यहाँ पे है, इस 2 को नीचे ले आओगे तो ये चीज़ बन जाएगा। अब अपन को क्या निकालना है, ए का वर्क निकालना है। तो बी और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4। तो आप ऐसे कर सकते हो 15/2 माइनस 4, तो करोगे तो 15 कितना होगा 8 को माइनस करो जरा सा, 15 में से कितना आएगा 7/2। अब हमें क्या निकालना है, ए के द्वारा वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन कितना है हमारे पास 120। टोटल वर्क डन 120 है, ए की इफिशियंसी कितनी है 7/2, तो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 240/7। अब इसको करोगे तो ये हो जाएगा 3, 21 हो गया, और यहाँ पे 30 गया तो फिर 4 हो जाएगा, तो 34। अब 34 किस में आ रहा है सी में, तो 53 का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं रब कर रही हूँ, सॉल्व करना इसको। अ ट्री इज एट प्रेजेंट 9 फीट टॉल। एक जो ट्री है उसकी हाइट कितनी है 9। हर साल वो कितना ग्रो हो रहा है 1/9 ऑफ इट्स हाइट हो रहा है। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द ट्री आफ्टर 3 साल बाद कितनी होगी। सबसे पहले 9 है, तो फर्स्ट ईयर के लिए उसके 1/9 करोगे, तो 9/1/9 कितनी हो जाएगी 1, तो टोटल कितनी होगी पहले साल 10। अब 10 हो गई, 10 की भी कितनी हुई 10 का 1/9, तो ये इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 90। ये चीज़ बनेगी ना, तो हमारे पास यहाँ पे लेंथ कितनी आ जाएगी 9, ये 10, अरे इसको ऐसे लिख दो 90 प्लस 10 कितना होता है 100/9। तीसरे साल कितनी हो जाएगी, तीसरे साल हो जाएगी 100/9 प्लस 100/9 इंटू 1/9, तो इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 81। 100/9 को कॉमन ले लो, 1 प्लस 1/9, तो ये कितना हो जाएगा 9, 10, तो 10 से करोगे तो ये भी कितना आएगा 1000/81। अब देखो ये वाली इक्वेशन फर्स्ट, ये वाली इक्वेशन सेकेंड ईयर की, ये वाली इक्वेशन थर्ड ईयर की, इन तीनों को प्लस कर दो, जोड़ो 10 को, 100/9 को, और 1000/81 को, इसको जोड़ोगे ना तो आंसर जो आएगा ना आपका, आंसर करके देखना, इसका जो आंसर आएगा 54 का वो बी आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। चलो मैं रब कर रही हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ 1 मार्च ऑफ एन ईयर इज संडे, विच डे विल बी इट द 1 फरवरी ऑफ द नेक्स्ट ईयर। देखो इसको कैसे करोगे, मार्च है, मार्च को आप काउंट करोगे, मार्च में कितने दिन होते हैं 31, अप्रैल में 30, मार्च अप्रैल मई जून ऐसे काउंट करते जाओगे, फिर इनकी ऑड इवन्स डेट देख लेना, इसमें कितने बचे ऑड डेज जो है 7 से मल्टीपल, इसमें 3 बचते हैं और इसमें कितने बचते हैं 2, तो ऐसे कितने मंथ हैं
हमारे पास ऐसे कितने मंथ हैं जिसके अंदर 31 डेज होंगे। मार्च से हम कितना तक काउंट करेंगे, मार्च इस ईयर के, जनवरी नेक्स्ट ईयर के, यहाँ तक काउंट करेंगे। तो देखो यहाँ पे 30 वाले महीने तो 2 आएंगे, प्लस ये 31 वाले महीने 7 आएंगे। मैंने कर दिया है क्वेश्चन इसलिए बता रही हूँ। प्लस इसको करोगे तो 21 हो जाएगा, 21 करोगे तो 29 आएगा, 7 से फिर डिवाइड करोगे तो कितना बचा 1। तो यानी कि अगले दिन, अगर इस दिन संडे है तो अगले दिन 1 का कोड क्या होता है, मंडे, तो मंडे आ जाएगा। आंसर इज बी। 0 पे संडे, 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेनसडे, थर्सडे, ऐसे चलता जाता है। विच वन ऑफ अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, हमसे ये पूछा गया है। तो देखो, when the economy grows slowly and its potential then its potential unemployment rate increases। ऑब्वियस सी बात है, अगर जो नॉट करेक्ट पूछा है पहले आपको, अगर इकोनॉमी है वो ग्रो नहीं करेगी तो क्या होगा, उसका जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगा। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट अकर व्हेन जॉब्स आर एलिमिनेटेड बाय चेंज इन डिमांड फॉर पर्टिकुलर गुड्स और ड्यू टू ऑटोमेशन। ये भी सही है, जितने ज़्यादा रोबोट आते जाएंगे इंसानों की कमी होती जाएगी और जॉब्स भी खत्म होती जाएगी। रिसेशन इन द इकोनॉमी लीड्स टू साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। रिसेशन जो है उसने क्या करा है, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाया है। ये चीज़ सही है, रिसेशन आता है फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ये चीज़ कंटिन्यूस चेन में चलती जाती है। एट फुल एम्प्लॉयमेंट द मेजर्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ नेगेटिव, ये गलत है। ठीक है, नेगेटिव नहीं होगी कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। आगे चलते हैं। द अमाउंट by which the equilibrium level of the GDP exceed the full employment level of GDP is called as। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं, लेकिन इसको एक बार देख लेते हैं। देखो, inflationary gap exists when the demand of the goods and service exceed production due to the factors such as higher level of the overall employment, increased trade activities, elevated government expenditure। मतलब इसका मतलब ये कहने का है कि महंगाई का जो गैप है वो क्यों बढ़ता है, वो बढ़ता है, या फिर ऐसा कह सकते हो वो जब एग्जिस्ट करता है, जब जो डिमांड होती है गुड्स और सर्विसेज की वो बढ़ जाती है जितना प्रोडक्शन हो रहा होता है। प्रोडक्शन मेरे पास हो रहा है 10 बिस्किट्स का, 10 चॉकलेट का, बिस्किट का समझ लो, और मेरे पास डिमांड है 20 की, तो मैं क्या कहूँगी, इन्फ्लेशन बढ़ गया है। ठीक है, और रिसेशन गैप क्या होता है, रिसेशनरी गैप होता है जो डिफरेंस होता है जीडीपी का, रियल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी का एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। और ये कॉन्ट्रैक्शनरी गैप भी कहते हैं इसको, ये जो होता है रियल, बस इतना ध्यान रख लो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये था। रिसेशनरी गैप हमने देख लिया, रियल और पोटेंशियल जीडीपी का माइनस है। इनका मल्टीप्लायर होता है जो किस पे डिपेंड होता है, सीआरआर पे डिपेंड होता है। मल्टीप्लायर मनी कितना घूम रहा है ये भी अपन पढ़ चुके हैं। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर अभी पढ़ा था, कौन होता है, पर्सनल इनकम होती है, क्योंकि वो स्टेबलाइज, वो प्रोग्रेसिव होती है, वो हमेशा बढ़ती जाती है। तो वो मार्केट में कैसे वर्क करती है, कॉर्पोरेट और पर्सनल इनकम एज अ ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। तो ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनो, ये ना क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि रियल जीडीपी एक्सीड द फुल लेवल ऑफ द जीडीपी। जो रियल जीडीपी है ना वो फुल लेवल ऑफ जीडीपी से एक्सीड कर रही है, तो उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। मैं इसका एक्सप्लेनेशन ये देख लो, ये देख लो। रियल जीडीपी इज ऑलवेज आउटवेटेड बाय द पोटेंशियल जीडीपी बिकॉज द इकोनॉमी, इसमें मत देखो, इसमें देखो, द अमाउंट बाय विच द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल जीडीपी एक्सीड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ जीडीपी इज कॉल्ड द इन्फ्लेशनरी गैप। ये चीज़ हमारे काम की है, क्योंकि हमें ये चीज़ पूछी है जहाँ पे जो रियल जीडीपी होती है वो किससे ज़्यादा होती है, पोटेंशियल जीडीपी से, फुल एम्प्लॉयमेंट जीडीपी से, तो वो किस में कहलाती है, इन्फ्लेशनरी। और रिसेशनरी गैप में उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। फॉर एनीथिंग टू बी रिकॉग्नाइज एज अ मनी इट नीड टू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर किसी भी चीज़ को आपको मनी मानना है तो वो क्या होना चाहिए, फिजिबल और फिएट मनी होना चाहिए। ये चीज़ पढ़ रखी है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले वो चीज़ क्या होनी चाहिए, एक्ट एज ए इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस। पैसा देके आप कोई चीज़ खरीदने में काम में आ सकती है, एक्सचेंज कर सकते हो उसको। स्टैंडर्ड यूनिट फॉर कोटिंग प्राइजेस, सही बात है, बोलेंगे जैसे फॉर एग्जांपल एक कार है, कार की प्राइस 10 लाख रुपए है, 15 लाख रुपए है, जो भी है। ये बिस्किट है, इसका 10 रुपये प्राइस है। ये चॉकलेट है, इसका 25 रुपये प्राइस है, या फिर 100 रुपये प्राइस है डार्क चॉकलेट का। वो बोल देंगे मिल्क है, मिल्क का जो पैकेट है उसका प्राइस है 21-22 रुपीज़, तो एक फिक्स है। मस्ट बी इजीली डिविजिबल भी होती है। आप 500 रुपये को 100 रुपये में 250 रुपये में डिवाइड कर सकते हो आराम से।
हैविंग हायर वैल्यू इन अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूज़ मतलब मिल्क के लिए यूज़ कर रहे हो तो 21 रुपये की वैल्यू अलग है, अगर आप उसको बिस्किट के लिए यूज़ कर रहे हो तो 21 रुपये की वैल्यू अलग है। तो ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होता, सेम वैल्यू रहती है। 21 रुपये की 21 वैल्यू 21 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, क्योंकि गलत है। The sectorial share of the gross value added for the year. This shows that the share of the service sector in GAV gross value added in the India has increased over the years. Which among the following have driven the maximum increase? इनमें से किस में ज़्यादा इंक्रीज हुआ है? ये बजट का क्वेश्चन है, उस टाइम पे आया होगा, इकोनॉमिक सर्वे में दे रखा होगा। इसका आंसर है फाइनेंशियल, रियल स्टेट और ई स्टेट। छोड़ दो इसको, मतलब अब जब पेपर देने जाओ तो एक बार देख के जाना। ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन द इकोनॉमी इज डिवाइडेड। एम्प्लॉयमेंट कंडीशन पे इकोनॉमी किस में डिवाइड होती है? डिवाइड करी जाती है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में कौन आते हैं? वो लोग आते हैं जिनकी इनकम एकदम फिक्स होती है, जिनके पास एम्प्लॉयमेंट होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन होते हैं? जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं। दिहाड़ी मजदूर होते हैं जिनका कोई भी रिकॉर्ड कहीं पे भी नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग। इनमें से ऐसा कौन सा है जो केमिकल वेदरिंग का टाइप नहीं है? तो इसका आंसर है सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ। 60 का आंसर हमारे पास है सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ। अब इसको एक बार समझ लेते हैं, ये सारे क्वेश्चन हमारे हो गए। अब हम 61 को एक बार देख लेते हैं। पहले सारी प्रोसेस समझ लेते हैं, फिर केमिकल वेदरिंग भी समझ लेंगे। केमिकल वेदरिंग मतलब क्या होता है? वेदरिंग मतलब तो होता है कि जो पहाड़ वगैरह होते हैं हवा के कारण या फिर किसी भी एक्सटर्नल उसके कारण, किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण उनका ब्रेक डाउन होना, पहाड़ का या फिर कोई भी जियोलॉजिकल रॉक्स हो जाते हैं, स्टोन्स हो जाते हैं, कुछ भी चीज़ का स्लोली ब्रेक डाउन होना, उनको हम वेदरिंग कहते हैं। अब केमिकल मतलब वो केमिकल रिएक्शन के कारण हो रहा होगा, उसको हम क्या कह देंगे? केमिकल वेदरिंग कह देंगे। अब देखो यहाँ पे जो क्लस्टर होता है, क्लस्टर ऑफ वेदरिंग किस किस में होते हैं, कहाँ पे होते हैं ये प्रोसेस? सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सबसे पहले कार्बोनेशन होते हैं बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट मिनरल्स के रिएक्शन से होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सॉइल एंड एटमॉस्फेरिक एयर इज अब्जॉर्ब बाय द वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड और लाइक अ वीक एसिड। हाइड्रोलाइसिस जो वाटर के रिएक्शन से हो रहा हो, ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीजन के रिएक्शन से हो रहा हो, ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद सॉल्यूशन भी दे रखा है। सॉल्यूशन होता है जब कोई भी चीज़ डिजॉल्व हो जाए एसिड और वाटर के अंदर। कार्बोनेशन बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के रिएक्शन से बनता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता है आप सभी को। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन टू फॉर्म हाइड्रो ऑक्साइड्स और ऑक्साइड्स, ठीक है। ऑक्सीडेशन जब होता है जब एक्सेस टू ऑक्सीजनेटेड वाटर और एटमॉस्फेयर। सल्फर ये कब कब होता है? जब मैग्नीज हो, सल्फर हो, आयरन हो। और बस ये दे रखा है कि एब्सेंस, ऑक्सीजन इज एब्सेंट होती है तब रिडक्शन होता है, जब ऑक्सीजन नहीं होती तो रिडक्शन प्रोसेस होता है। ये सारे काम का नहीं है, बस थोड़ा सा समझने का है। लेकिन आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ। यहाँ पे वेदरिंग मतलब तो होता है किसी भी बॉडी का, किसी भी रॉक का डिकम्पोज होना स्लोली। और सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ हो रही है, वो तो साइज में बिगड़ होता जा रहा है, तो वहाँ पे वेदरिंग नहीं हो रही, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कहाँ कहाँ पे माउंटेन्स है मैं एक बार बता देती हूँ आपको। सबसे पहले देखो इसका आंसर क्या होगा वो आप लोग देख लेना। अल्पेशियन माउंटेन्स जो होते हैं ना, ये अमेरिका का मैप है कुछ ऐसा, ठीक है। ये यहाँ पे अलास्का है और यहाँ पे अमेरिका है। ये तो ये वाली जो रेंज है ना, यहाँ पे अप्लेशियन माउंटेन्स है, ये वाला जो एरिया आता है, तो ये कहाँ पे? अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। फिर आता है यूराल। यूराल जो है ना वो रशिया और मतलब एशिया और यूरोप को अलग करते हैं, तो ये कहाँ पे? रशिया में। तो ये है 3, तो यूराल का है 3, ए का देख लो 3, इसमें भी 3 है। अल्पेशियन का है फोर्थ है इसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। और ड्रेकन्सबर्ग है हमारे यहाँ पे, ये है साउथ अफ्रीका में। और एंडीज सबको पता है कि साउथ अमेरिका के अंदर एंडीज माउंटेन। रॉकी कहाँ पर है? अफ्रीका के अंदर। वेयर इज़ द ईशान कंजर्वेशन रिजर्व लोकेटेड? ये कहाँ पे लोकेटेड है? दिस इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। फर्स्ट रामसर साइट है वहाँ की। तो ये करंट का क्वेश्चन रहा होगा इसलिए पूछ लिया होगा उन्होंने, क्योंकि फर्स्ट रामसर साइट उन्होंने लोकेट करी होगी। तो रामसर साइट्स कहाँ पे होती है? जो वेटलैंड की कंजर्वेशन के लिए काम करती है। तो ये कहाँ की साइट दे रखी है? उत्तराखंड की। तो 64 का आंसर क्या हो गया हमारे पास? उत्तराखंड, ये वाला हो गया हमारे पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेन टाइप ऑफ आयरन ओर्स आर फाउंड इन इंडिया? इनमें से कौन सी मेन टाइप ऑफ आयरन ओर है जो इंडिया के अंदर पाई जाती है? हमें ये चीज़ बतानी है। देखो इंडिया के अंदर कौन कौन सी पाई जाती है, ये हमें पता होनी चाहिए, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तो आंसर इज 1 और 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने कर लिया, इसका आंसर उत्तराखंड है। फिर देखो
The early Sikh Guru was religious preachers and did not interfere in the politics, but Guru Arjan extended his good wishes for the rebel Prince Khusro. ये चीज़ सही है. Guru Arjan attempted to organize the finance by introducing the system of more or less compulsory spiritual tribute to the collected by the agent called मसंस. तो ये भी सही है. इनके बारे में कौन कौन से गुरु हुए थे? 10 गुरु हुए थे. उनमें से किसने क्या करा था? गुरु अर्जन ने क्या करा था? गुरु अर्जन देव अर्जुन कौन से नंबर के थे? गुरु गोविंद कौन से नंबर के थे? उन्होंने क्या चीज़ें करी थी? वो सारी लिस्ट पढ़ लेना, कहीं से भी इंपॉर्टेंट है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2 करेक्ट. कुतुब मीनार वॉज ओरिजिनली 4 स्टोरीड, लेकिन उसका 5वां जो माला था, मतलब 5वां स्टोरी था, वो किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने. और वो किसको है ये बताना कमेंट में. किसके लिए बनाई गई थी, मतलब वो किसको डिवोट करी गई है कुतुब मीनार. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द डेक्कन सुल्तान एंड देयर रिस्पेक्टिव रीजन इज नॉट करेक्टली मैच्ड. तो ये अभी अपन देख लेते हैं डेक्कन सुल्तान में कौन सी मैच नहीं है. चलो स्टार्ट करते हैं. डेक्कन सुल्तान जो थे 5 डिफरेंट मुस्लिम रूल थे डायनेस्टी को रूल करने वाले, जो कौन से थे? गोलकुंडा, बीजापुर, इसमें कौन था? गोलकुंडा, बीजापुर, बदेर, अहमदनगर, बरेर. ठीक है. साउथ सेंट्रल इंडिया के अंदर थे. विंध्या रेंज और कृष्णा रिवर के बीच में पाए जाते हैं. ये मतलब ये सारा एरिया था. पाया जाता नहीं, स्पीशीज़ नहीं है, बट ये एरिया इनके बीच में लाया करता था. सबसे पहले अहमदनगर जो था, अहमदनगर को हम क्या बोलते थे? निज़ाम शाही डायनेस्टी बोलते थे. और यहाँ पे किसका था? सुल्तान वॉज मलिक अहमद शाही. तो निज़ाम शाही डायनेस्टी का कौन था? कहाँ पर थी ये? अहमदनगर के अंदर थी. और इसका कौन था? मलिक अहमद शाही बहरी. तो ये गलत है. फिर उसके बाद आते हैं बीजापुर में आदिल शाह डायनेस्टी थी, जो इस्माइल आदिल शाह डायनेस्टी जिन्होंने फाइंड करी थी, जिसे आदिल शाही डायनेस्टी कहा जाता है. ठीक है. फिर आती है बरेर का कौन था? फतेह उल इमाद उल मुल्क. ठीक है. बरेर. हाँ. और ये कौन सी डायनेस्टी रूल करी गई थी? इमाद शाही डायनेस्टी से. तो ये बरेर का ये चीज़ सही है. फिर उसके बाद आती है गोलकुंडा जो थी वो कुतुब शाही डायनेस्टी थी, जिसे गोलकुंडा सुल्तान कहा जाता है. तो ये चीज़ भी सही है. फिर देख लेते हैं उसके बाद बिदर का देख लेते हैं. तो यहाँ पे बिदर सुल्तानेट का देखो, स्मॉलेस्ट थी ये, फाउंडेड बाय कासिम बरीद और इंडिपेंडेंट इन 1528 में, रूल्ड बाय बरीद शाही डायनेस्टी. तो ये भी सही है. सारे ही सही हैं. गलत कौन सा है? ये. तो आंसर क्या हो जाएगा? हमसे नॉट करेक्ट पूछा है. आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. अंडर द अकबर द सिस्टम ऑफ जब्त वॉज established ओवर अ लार्जर एरिया फ्रॉम पंजाब टू अवध. और नेक्स्ट स्टेटमेंट है, हमें क्या बोला गया है? इन द 17th सेंचुरी नॉर्थ इंडिया द सिस्टम ऑफ जाबत लॉस्ट मच ग्राउंड टू द सिस्टम ऑफ कनकुत. देखो ये जो जब्त सिस्टम है ना, द सिस्टम ऑफ जब्त, ये सिस्टम क्या है? मेरे को भी ये वर्ड पता नहीं था. मुझे एक वर्ड पता था इसकी जगह. ये जो वर्ड है ना, ये किसकी जगह यूज़ करा जाता है? ये यूज़ करा जाता है दहसाला. जो टोडरमल है ना, मतलब किंग बोल रही हूँ, अकबर जो है ना, अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? टोडरमल. जो टोडरमल है ना, टोडरमल इन्होंने ये इंट्रोड्यूस करा था कि जो 10 साल दहसाला सिस्टम कहा जाता है इसके अंदर. और क्या होता था कि जो 10 साल है ना, 10 साल एज अ पीरियड लिया जाता था. 10 साल का पीरियड लिया जाता था. दहसाला 10 साल का एक पीरियड लिया जाता था, वो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए. ठीक है. तो ये चीज़ सही है. और 17th सेंचुरी में ये सिस्टम से लॉस करता जा रहा था, क्योंकि ये ख़त्म होता जा रहा था. अकबर गए थे, अकबर के बाद ये सिस्टम नए नए रूलर्स आने लग गए थे, औरंगजेब वगैरह आ गए थे, तो उन्होंने इस सिस्टम को अवॉइड करना शुरू कर दिया था. 10 साल सिस्टम बेसिकली भी होता था, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए वो 10 साल का एवरेज निकालते थे. बस इतना याद रखना. तो जब्त को दहसाला भी कहते हैं, दहशाला भी. तो आप लोगों को थोड़ा सा दहशाला यानी 10 से याद रह जाएगा. तो इसके दोनों ही करेक्ट है. तो आंसर हो जाएगा इसका 1 and 2. हु अमंग द फॉलोइंग वांट his colleague that the Constituent Assembly was British made and was working the British plan as the British should like to be worked out. ये बात किसने कही थी या फिर किसने वार्न करा गया था? तो ये सोमनाथ लहरी के द्वारा बात कही गई थी. ठीक है. अब ये वाले जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं वो पढ़े हुए हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हुए होते तो छोड़ दिया करो उनको. हु अमंग द, क्योंकि हमें सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता कि किसने क्या कहा है. हु अमंग द फॉलोइंग फिक्स द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा. कौन फिक्स करता है इनकी डेट? स्पीकर ऑफ द लोकसभा. इसका आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज नॉट करेक्ट? पर्सनल लिबर्टी के बारे में कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है, हमसे वो पूछी गई है.
स्टेट डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू डिप्रीव एनी पर्सन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पर्सनल लिबर्टी को नहीं छीन सकता रैशनल बेसिस पे, विदाउट रैशनल बेसिस पे, बिना मतलब के, बिना कारण के किसी भी पर्सन की पर्सनल लिबर्टी को स्टेट नहीं छीन सकता। सही है। बेसिस ऑफ डिप्रीविंग अ पर्सन ऑफ हिज और हर पर्सनल लिबर्टी मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अगर आपको किसी को जेल में डालना है तो कोई उसके पीछे रीज़न होना चाहिए, आप ज़बरदस्ती जेल में नहीं डाल सकते। पर्सनल लिबर्टी कैन बी सिक्योर्ड बाय द जुडिशियल रिट ऑफ हिबस कॉर्पस। सही है। हिबस कॉर्पस क्या कहता है कि आपने किस हिबस कॉर्पस, मुझे सबसे पहले जो वर्ड सुनाई दिया था ना, अजय देवगन की एक मूवी आई थी ना दृश्यम, दृश्यम के अंदर उसको जेल के अंदर डाल देते हैं, तो वो टीवी में देखता होता है, फिर वो बोलता है कि हिबस कॉर्पस के उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करा जाए 24 आवर्स के अंदर अंदर अंदर। तो वहाँ से मुझे पता चला था हिबस कॉर्पस क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी सही है। द मेजोरिटी व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस इन्वेंटेड द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये चीज़ गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। हमसे क्या पूछा है? रॉन्ग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू द DPSP इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है, DPSP के हिसाब से कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम। सबसे पहले तो ये इन्फोर्सिबल नहीं है कोर्ट में, तो ये बात सबको पता है। दे कैन ओवरराइड ऑल द फंडामेंटल राइट्स, ये गलत है। ये सेम क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है और ये चीज़ एकदम गलत है। दे कैन ओवरराइड, वो ओवरराइड नहीं कर सकती। दे कैन बी रिलेट टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ये चीज़ सही है। और दे कैन बी रिलेटेड टू फ्री लीगल एड, ये भी सही है। फंडामेंटल राइट से DPSP कभी भी ऊपर नहीं हो सकती। मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो जो कानून है या फिर जो लॉज हैं वो बेस, मतलब इन दोनों के बैलेंस पे बने हुए हैं। जितने भी कानून वगैरह या फिर कोई भी चीज़ है वो फंडामेंटल राइट्स और DPSP के बेसिस पे बने हुए हैं। लेकिन कभी भी DPSP फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड नहीं कर सकती, कभी भी उसके ऊपर इसकी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा सकती। 72 क्वेश्चंस हो चुके हैं, बाकी क्वेश्चंस